आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। मैं हूं कुर्बान अली और हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। मौजूदा वक्त में क्या कोई मोदी मुक्त भारत का ख्वाब देख सकता है? लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने मोदी मुक्त भारत की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगले लोकसभा इंतखाबात में मोदी को रोकने के लिए सभी अपोजिशन जमातों को साथ आना होगा। 2019 के इंतखाबात से पहले चंद्रबाबू नायडू और मांझी एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिस तरह बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। क्या अपोजिशन जमातों का मोदी मुक्त भारत का ख्वाब पूरा होगा या फिर एनडीए की इत्तेहादी जमातें ही मोदी और अमित शाह के ख्वाबों पर पानी फेर देंगे? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तर्जमान राजीव जेटली साहब फोन लाइन पर, कांग्रेस के लीडर मिन्नत रहमानी साहब, इसके अलावा हमारे साथ हैं जेडीयू के लीडर अफजल अब्बास और सीनियर सहाफ़ी जयशंकर गुप्त। आप सभी मेहमानों का खैर मकदम है। इसके अलावा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट अनिल देसाई और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लीडर और यूपी के वजीर ओम प्रकाश राजभर भी शायद फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां। जब से संसद का सत्र प्रारंभ हुआ है, हंगामे की नजर हुई पार्लियामेंट की कार्रवाई। दोनों ऐवान कल तक के लिए मुलतवी। लोकसभा में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार अदम एतमाद की तजवीज़ पर बहस के लिए तैयार। – 2019 से पहले अपोजिशन के मुत्तहिद होने की कोशिशें तेज। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव। वाईएसआर कांग्रेस ने खोला मोदी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा। चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में रांची सीबीआई कोर्ट का फैसला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत 19 लोग कसूरवार। 21 से 23 मार्च तक होगी सजा पर बहस। साबिक सीएम जगन्नाथ मिश्रा, आरके राणा, जगदीश शर्मा समेत 12 लोग बरी। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिया 1 साल के कामकाज का हिसाब। कहा, यूपी के लोगों को जंगल राज से बाहर निकाला, रियासत से मुंह मोड़ चुके सनतकारों में जगाया यकीन। और अब बात आज के मुद्दे की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने कहा है कि अब मोदी मुक्त भारत का वक्त आ गया है। वहीं यूपी हुकूमत में शामिल बीजेपी की अहम इत्तेहादी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर और वजीर ओम प्रकाश राजभर ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ रामविलास पासवान के तेवर भी सख्त हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 2019 के आम इंतखाबात ज्यों-ज्यों नजदीक आते जा रहे हैं, अपोजिशन जमातें और एनडीए में शामिल पार्टियों के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में मुनक्किद एक रैली से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने सभी सियासी पार्टियों से मोदी मुक्त भारत बनाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। राज ठाकरे ने कहा कि 2014 के आम इंतखाबात में लोगों ने मोदी पर भरोसा किया था, लेकिन आवाम को सिर्फ धोखा मिला। वरती केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी असतील, नाही तर इथलं असलेलं भाजप सरकार असेल, हे महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही, हे मराठी माणसाच्या हिताचं नाही। आणि म्हणून मी तुम्हाला आज सांगतोय, 1947 साली भारताला पहिलं स्वातंत्र्य मिळालं, 1977 साली भारताला दुसरं स्वातंत्र्य मिळालं, 2019 ला भारताला तिसऱ्या स्वातंत्र्याची गरज आहे। राज ठाकरे ने हर मौके पर मोदी हुकूमत को नाकाम बताया। उन्होंने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि 2019 के इंतखाबात से पहले राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर दंगे कराए जा सकते हैं। उधर एनडीए के अहम इत्तेहादी लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान ने भी मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत दलित और मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है। दलित और मुसलमान पूरे देश में हैं, तो इसलिए जो है मानते हैं कि सामाजिक हमारा विकास का मुद्दा चलते रहे
लेकिन जो सामाजिक समीकरण है वो हमारा क्या कहते हैं कि कायम रहे। वहीं यूपी हुकूमत में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर और योगी हुकूमत में वजीर ओम प्रकाश राजभर ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ मंदिरों पर ध्यान दे रही है, उन्हें दलितों और पिछड़ों की कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 325 सीटों का गुमान हो गया है, जिसे अवाम इंतखाबात में धूल चटा सकते हैं। जब तक अमित शाह से वार्ता के बाद ही कोई कुछ कह सकता हूँ। सर, ऐसी बार ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल अपने स्टैंड एकदम स्टैंड पे कायम है। देखिए, नाराजगी कोई हमारी सरकार से नहीं है, सरकार के कामों से है। हम बार बार चिल्लाता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम विदेश नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति के नहीं लड़ता हूँ। मैं लड़ता हूँ राशन कार्ड के लिए, जो गरीबों की बात है, उनको आवास के लिए लड़ता हूँ, उनको शौचालय मिले, उनको पेंशन मिले, उनको बेहतर शिक्षा मिले, अच्छी दवाई मिले, इसके लिए हम परेशान हैं। और सरकार यहाँ से व्यवस्था बना रही लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, इसके लिए हम नाराज हैं। वाज़ेह रहे कि 2019 से पहले ही एनडीए का कुनबा बिखरता जा रहा है। टीडीपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पहले ही एनडीए से अलग हो चुकी है। वहीं शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की कौमी लोक समता पार्टी बीजेपी को आंखें दिखा रही है। क्या अपोजिशन जमातों का मोदी मुक्त भारत का सपना पूरा होगा, या फिर एनडीए की इत्तेहादी जमात ही मोदी और अमित शाह के सपनों पर पानी फेर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान राजीव जेटली साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव जेटली साहब, आपकी पार्टी का एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जब आप सत्ता में आए थे, और उसके बाद अब जो कभी आपके साथ रहे थे शिवसेना के लोग और जो आपके इत्तेहाद में शामिल हैं, एनडीए में शामिल लोग, वो सब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों के को हटाने की बात हो रही है, आपको मोदी मुक्त भारत की बात सुनाई देने लगी है। क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, पारदर्शिता मुक्त भारत, ईमानदारी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार युक्त भारत, मैंने गलत बोल दिया था आपको, मुक्त भारत, भ्रष्टाचार युक्त भारत। इस भारत की कल्पना करने वाले लोग अगर मोदी मुक्त भारत बोलते हैं तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी हैरानी होती होगी। आज देखिए, दो धड़े हैं, एक राजनीतिक दल और एक जनता, एक आवाम। आवाम क्या चाहती है और राजनीतिक पार्टियां क्या चाहती हैं, ये दोनों सोच अलग है। आवाम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और गहराई से मोदी जी के साथ जुड़ती चली जा रही है। बूथ स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवाम की जरूरतों को पूरा कर रहा है। सरकारी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे जाएगी चुनाव में और आपको एनडीए की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने बलबूते पे जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव में हम जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे। जो आशीर्वाद हमें त्रिपुरा में भी मिला, जो आशीर्वाद हमें नॉर्थ ईस्ट में भी मिला, जो आशीर्वाद हमें आगामी चुनावों में कर्नाटका में मिलने वाला है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और अभी हाल ही में लोकसभा उपचुनावों में जो आशीर्वाद मिला है उसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल समीक्षा की जाएगी, बिल्कुल समीक्षा की जाएगी। अच्छा, मैंने आपको बोला बिल्कुल समीक्षा की जाएगी। जहां हमारा वोट प्रतिशत मात्र 1.5% था, अब वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना एक जनता का आशीर्वाद था, और आशीर्वाद के बिना कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बन सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। राजीव जेटली साहब, आप रहे हमारे साथ फोन लाइन पे, हमारे साथ एक पूरा पैनल यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। जयशंकर गुप्ता साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लंबे अरसे से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने कहा है कल मुंबई में, वो तो अपोजिशन के आदमी है, लेकिन अब तो एनडीए में शामिल जमातें भी इस बात को कह रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो सही बात है। जो कल तक जो बहुत बड़ा कुनबा दिखाई दे रहा था, बड़े गर्व से लोग कह रहे थे कि साहब हम 45-48 दलों का हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जी, तो उसमें हाँ वाकई है 47-48 छोटे मोटे दलों का तो है, लेकिन उसमें अधिकतर दल तो ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में कोई उपस्थिति ही नहीं है।
जो सबसे बड़े जो 2-3 दल हैं उसमें से सबसे बड़ा जो है शिवसेना है। शिवसेना ने कह दिया कि अगला चुनाव हम भाजपा के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, राजग से अलग होकर के लड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा है तेलुगु देशम पार्टी है, 16 सांसदों वाली पार्टी लोकसभा में, उन्होंने नाता तोड़ लिया। आंध्र प्रदेश में अपने मंत्रियों को भाजपा के मंत्री उनसे बाहर हो गए, उन्होंने खुद अपने को राजग से अलग कर, एनडीए से अपने को अलग कर लिया। उसके बाद बचते हैं रामविलास पासवान जी, जिनके बारे में कहा था कि चुनाव के सबसे बड़े मौसम विज्ञानी हैं वो। तो अब उनका भी रुख आप देख ही रहे हैं। कल तक तो उनके बेटे का भी बयान आया था जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि भाई एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बल्कि रामविलास जी ने कहा कि नहीं, कांग्रेस में बहुत कुछ अच्छा चलता था, बहुत सारी बातों पे सामाजिक न्याय और सब सेकुलरिज्म के बारे में वहां ज्यादा ठीक था। तो इस तरह की बातें जब उठने लग गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में लगातार होता है कि कब वो एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। जीतन मांझी जी अलग ही हो गए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी शुरुआत सबसे पहले हुई है महाराष्ट्र में। स्वाभिमानी पक्ष, उसके जो सांसद है राजू शेट्टी, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, एनडीए से अपने को अलग कर लिया था। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ रही है, किसानों के दुख दर्द बढ़ रहे हैं, उनके मसाइल बढ़ रहे हैं, और उसको हल करने के लिए इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। दरअसल बातें हर जगह से उठ रही हैं, वायदे आपने इतने अधिक कर लिए हैं कि उनको पूरा करने के लिए आपके पास पैसा भी नहीं है। जब आप आंध्र से कह दिया आपने हाँ विशेष पैकेज दे देंगे, बिहार से कह दिया कि हाँ हम आपके लिए विशेष पैकेज दे दिएंगे। हमको मालूम है उस समय हम पटना में ही थे, जिस समय मोदी जी का भाषण आरा की सभा में हो रहा था प्रधानमंत्री का। वो बोले कितना दे दूं, इतना दे दूं, इतना दे दूं, अच्छा चलो इतना दे रहा हूं। जैसे लग रहा है कि जेब से निकाल कर दे रहे हैं, और पता लगा कि यहाँ तो घर में भुजी भांग नहीं। तो हालत यह है कि जब आपके पास तो पैसा ही नहीं है, सरकार दिवालियेपन के कगार पे जा रही है। ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि राज ठाकरे साहब ने जो ये नारा दिया है मोदी मुक्त भारत, इसमें कुछ जान नजर आती है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम किसी व्यक्ति से के मुक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे मोदी हो चाहे कोई और हो। भाजपा मुक्त बात हो सकती है कि भाजपा को हरा करके, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को हराना किसी को जिताना, लेकिन किसी व्यक्ति से मुक्त कैसे हो सकते हैं हम? ठीक, उसके लीडरशिप में जो पार्टी है, उसकी सरकार है, उसको हम बदलने की बात कर सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि राज ठाकरे तो कब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनकी बातों का उतना नहीं होता है। हमारे एक मित्र नीतीश कुमार जी ने तो कहा था संघ मुक्त भारत, अभी अफजल अब्बास उनके बारे में बताएंगे, लेकिन अब वो संघ के साथ जाके बैठ गए हैं, भाजपा के साथ जाके बैठ गए हैं। तो इसलिए कब कौन क्या कहता है राजनीति में अपनी सुविधा अनुसार बोलता है। अफजल अब्बास साहब, नीतीश कुमार जी के बयान का जिक्र किया अभी जयशंकर जी ने, वो पुराना बयान हो गया, लेकिन अभी आज का उनका बयान है कि साहब सब कुछ ठीक शायद नहीं चल रहा है एनडीए में, और जो जिस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है उस तरफ उन्होंने इशारा किया है। आप क्या कहेंगे कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, एनडीए में जाहिर सी बात है जो अभी हालात उसमें है, टीडीपी बाहर चली गई, शिवसेना का अलग बयान है जी। तो मुकम्मल तौर पर आप नहीं कह सकते पूरा इंटैक्ट है, कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं या कुछ कमियां थी जिसकी वजह से 2-3 लोग बाहर निकले। यहाँ नीतीश कुमार जी की जहां तक बात है, नीतीश कुमार जी कल भी सेक्युलर थे, आज भी सेक्युलर हैं, कल भी रहेंगे। आप याद किए 16 साल तक उनके साथ रहे, बीच में हम किसी वजह से हम ठीक है वो पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर हम एनडीए के साथ आए। आप ये बता दें कि जो बिहार में जो घटनाएं घटी हैं, जो बिहार में जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात के इशारा किया कि जो कि समाज को तोड़ने वाली विचारधारा के साथ हम नहीं हैं, ये हम भ्रष्टाचार के भी साथ नहीं है, और इस तरह की जो विचारधारा की जो राजनीति करते हैं उसके साथ नहीं है। उनका एक इंडिकेशन था, एक 2 बातें उन्होंने कही आज जब नरेंद्र बाबू हम छोड़ के फिर जदयू में शामिल है, आपका इशारा उसी तक है। लेकिन इन सब के बावजूद बिल्कुल विपक्ष एक होने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष में जितने आपस में थर्ड फ्रंट की बात आएगी, यूपीए एक साथ रहेगा नहीं रहेगा, फिर नेता कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एक जटिल समस्या है। ऐसी इस मरहले को पार करना यूपीए के लिए आसान बात नहीं होगा। एनडीए के लिए, सॉरी नहीं, यूपीए के लिए, मैं यूपीए के लिए कह रहा हूं कि जब ये अपोजिशन बनेगा तो ये कौन का प्रधानमंत्री होगा, कौन लीडर होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है उसकी चिंता आप ना करें, आप एनडीए की बात बताएं कि एनडीए का जो अभी स्वरूप है वही रहने वाला है। एक आध 2 लोग जो है लेकिन मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट लोग एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे। जहां तक जेडीयू का सवाल है, जेडीयू एनडीए में इंटैक्ट है। 2019 और 2020 दोनों चुनाव हम एनडीए के साथ लड़ेंगे। चलिए, मिन्नत रहमानी साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा विपक्ष और पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है कि शायद आप लोग कुछ इस सिलसिले में पहल करें, लीड लें, लेकिन
अभी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, सिवाय सोनिया गांधी के डिनर के अपोजिशन के साथ कोई इंटरेक्शन आप लोगों का हो नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। जिस तरीके से आपका ही रिपोर्ट अगर मैं देखा अभी, तो उस रिपोर्ट में जितनी सच्चाई निकल करके सामने आई है, वो यूपीए अभी तक पूरी तरीके से उसी तरीके से इंटैक्ट है जिस तरीके से पहले हुआ करता था। बिखराव जो है वो एनडीए की तरफ हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं तानाशाही रवैये की वजह से हो रहा है, और कहीं न कहीं जिस तरीके से उन्होंने वायदे किए और उस वायदे पे खरे नहीं उतर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज इनके साथ जितनी भी सहयोगी दल हैं वो धीरे धीरे करके, चाहे वो आपने टीडीपी को देख लिया, चाहे जीतन राम मांझी जी को आपने देख लिया, चाहे उसके अलावा और भी अभी शिवसेना का आपने बयान सुन लिया, वो पहले भी कह चुके कि हम उनके साथ नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, आपने अभी बात की कि साहब यूपीए इंटैक्ट है जी। 2014 के बाद मुझे तो नहीं लगा कि किसी राज्य में यूपीए कहीं इलेक्शन में नजर आया हो एक साथ, या अपोजिशन की जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है उसमें एक साथ नजर आया हो। राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोग अलग अलग वोट कर रहे थे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लोग अलग अलग वोट कर रहे थे। तो आखिर वो कहाँ है स्ट्रेटेजी जो आप कह रहे हैं कि यूपीए इंटैक्ट है? वो यूपीए की शक्ल तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है मुल्क में। नहीं, जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रपति चुनाव और जब 2019 का चुनाव होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब 2019 का चुनाव होगा उस वक्त आप देखेंगे कि पूरी तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट है। अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन जब पूरे विपक्षी दलों को बुलाए तब 22 से ज्यादा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उस जगह शामिल होते हैं जी। वो तो एक प्रतीकात्मक था, डिनर था, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, माफ कीजिएगा। गुजरात में तो यूपीए मुझे नजर नहीं आया, पंजाब में यूपीए नजर नहीं आया, यूपी में भी चुनाव हुआ तो वहां यूपीए नजर नहीं आया। कहाँ है यूपीए, मुझे वो बताइए। अभी आपको राजस्थान के अजमेर और अलवर में भी हमने वो तो आपने अपने बलबूते पर लड़ा, अकेले लड़ा। जहां हमें जहां हमें जरूरत है, हम आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हम जहां अगर मजबूत हैं तो हम मैदान में आते हैं। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत? अभी बिहार में हमारा वो बाय इलेक्शन हुआ 3 सीट पे, वहां हम गठबंधन जीत करके आए, अररिया लोकसभा हम जीत करके आए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समर्थन दे रही थी। त्रिपुरा में क्या हुआ? नहीं, आप देखिए त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार थी नहीं, यहाँ तो मेन अपोजिशन पार्टी थे आप तो वहाँ। नहीं, बिल्कुल और वो मेन अपोजिशन पार्टी हो गई अब सीपीएम, और आपका सफाया हो गया, बीजेपी आ गई वहां पावर में। उसी तरह से और कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ। मुझे ये बताइए ईमानदारी से, यहाँ ये सिर्फ बहस बराए बहस नहीं है, मुझे ये बताइए कि यूपीए के ये पार्टियां इसमें शामिल हैं और हम यहाँ ये काम कर रहे हैं, साल भर से कम वक्त रह गया है, अभी आपका ना कोई मैनिफेस्टो दिखाई दे रहा है, ना कोई घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है। आखिर कहाँ क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? नहीं, खैर मैनिफेस्टो तो एक वक्त आने पर ही जारी होता है, लेकिन आप चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, जब समय आएगा, अभी आप ये सभी लोग पूरी तरीके से यूपीए चेयरपर्सन को अपना लीडर मान रहे हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें कहीं कोई देवराय नहीं है, सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने कहा ये प्रतीकात्मक अगर वो डिनर था तो वही मैसेज, राजनीति में यही मैसेज देने के लिए ही डिनर बुलाया जाता है। 4 साल में आप एक बार डिनर करेंगे और समझेंगे कि मैसेज चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हमारी मजबूती है कि अगर हम 4 साल में भी एक बार मिलेंगे। अगर आप इसमें खुश हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स होती है, कोalition अपोजिशन की, वो कहीं नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। जयशंकर जी इस बात को और जरा स्पष्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कांग्रेस को पहले तो ये तय करना होगा कि उसको गठबंधन राजनीति करनी है कि नहीं है, कोalition पॉलिटिक्स करनी है कि नहीं की। जी, पचमढ़ी में तो तय किया था कि हम नहीं रहेंगे, शिमला में जाकर कर दिया कि नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद जब यूपी में मिलकर चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के साथ और हार गए तो तुरंत रिश्ता तोड़ लिया। फिर बाई इलेक्शन में जाकर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ गए। अभी जो संसदीय उपचुनाव हुए हैं, 2 चुनाव हुए हैं, तो या इसके अलावे देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मिन्नत इससे बताएंगे ज्यादा कि अभी जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ उसमें सोनिया गांधी ने बड़े सलीके से बताया कि कोalition पॉलिटिक्स की जरूरत है, क्योंकि हमने जब 2003 में किया था, उसके बाद हम जीत के आए थे, फिर 9 में था जीत के, 2004 था जीत के आए थे, और इस पर हमको फिर से चलना है। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव भी था, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में, पूरे लंबे भाषण में एक शब्द भी इसका जिक्र नहीं था। जो अध्यक्षीय भाषण जिनके हाथ में कांग्रेस की कमान गई है, उनके भाषण में कहीं कोई जिक्र ही नहीं था कि हम किन किन दलों के साथ बात करेंगे, नहीं करेंगे, कैसा खाका खींचेंगे हम। और दूसरा ये देखिए,
आप एक तरफ गठबंधन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कि यूपीए के चेयरपर्सन के साथ सब लोग लामबंद हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा भाई। के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो कलकत्ता जाकर के वहां ममता बनर्जी से मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। मायावती और अखिलेश यादव भी अभी तक बहुत साफ नहीं कर पा रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर तीसरा मोर्चे की बात करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन आपके पास तो है ही नहीं है। आपके पास तो खुद अपनी पार्टी को संभालने का वक्त नहीं है भाई। नागालैंड के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यहाँ का जो ऑब्जर्वर थे सीपी जोशी, सुबह आए और शाम को लौट गए चुनाव के समय में, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे जी। उन्होंने लिख के दे दिया था कि साहब हमको 0 सीटें मिलेगी यहाँ से। चलिए, तो त्रिपुरा में इनकी पार्टी के अध्यक्ष चले गए बीजेपी में, इनके पास फुर्सत नहीं मिली कि उनसे बात भी कर सके, उनको संभाल भी सके। वहां टीएमसी से आप कर सकते थे, अगर लेफ्ट से नहीं हो रहा था तो तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता कर सकते थे। पश्चिम बंगाल में आप लेफ्ट के साथ मिलकर के चुनाव जीते थे, फिर बाई इलेक्शन हुआ, आप खुद भी खड़े हो गए, नतीजा हो गया कि आपको 10,000 वोटों पे सिमट के रहना पड़ा। उड़ीसा में आप का विधायक था, विधायक की जयशंकर जी, हमने कांग्रेस की बात की, हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे के उस बयान की जिसमें मोदी मुक्त या बीजेपी मुक्त भारत बनाने की बात कही गई है। इस पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। जी सलाम पर आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और उसमें बात हो रही है मोदी मुक्त भारत की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आप जी सलाम पर देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा, और आज के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं शिवसेना के लीडर या कहिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के उस बयान की जिसमें उन्होंने मोदी मुक्त भारत बनाने की बात कही है। क्या वाकई एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर नरेंद्र मोदी का जवाल शुरू हो गया है? ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद एनडीए में शामिल जमायतें अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। अभी तकरीबन 1 साल बाकी है, लेकिन कुछ इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि शायद लोकसभा के इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के असम्बली इंतखाबात के साथ पार्लियामेंट के भी इंतखाबात हो जाएं। जयशंकर जी, अगर ऐसा होता है और अगर साल भर बाद भी इलेक्शन होते हैं, तो एनडीए की जो सूरत हाल आज है, जो उसकी तस्वीर आज है, क्या आपको लगता है कि वो बनी रह पाएगी? देखिए, अभी 2 हफ्ते पहले जब त्रिपुरा और मेघालय और नागालैंड के रिजल्ट्स आए थे जी, तो अमित शाह जी ने, जिनको भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने कहा कि साहब उत्तर पूर्व भारत में जो हमको सफलता मिली है वो 2019 का ट्रेलर है। लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या हो गया जी? उत्तर प्रदेश में मतलब ये कल्पना से भी परे है, मुख्यमंत्री की सीट, उप मुख्यमंत्री की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इससे बड़ी हैरानगी की और कोई बात ही नहीं हो सकती है। कहां गई आपकी चाणक्यगिरी? कहां गया आपका बूथ पन्ना प्रमुख बनाने की बात? तो ये सब तो है। धीरे धीरे जनता के बीच में, युवाओं के बीच में जिस तरह से नाराजगी बढ़ रही है, उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप 2019 में कराइए चुनाव या 2018 में। भारतीय जनता पार्टी में जरूर एक तबका बहुत बड़ा है, वो कह रहा है कि भाई अगर 2018 के अंत में जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, उनके साथ लोकसभा के चुनाव नहीं कराए गए और ये तीनों चारों राज्य कांग्रेस की झोली में चले गए, तो हम लोग 2019 तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव पड़ जाएगा, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि एक साथ ही चुनाव करा लिया जाए। लेकिन दूसरी सोच ये भी हो रही है कि एक साथ कराएंगे भी तो क्या गारंटी है। अब असल दिक्कत यह है कि जो चुनाव होने वाला है 1-2 महीने बाद कर्नाटका में, कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो मुनसर करेंगे कि साहब 2018 के अंत में लोकसभा का चुनाव होगा या 2019 के मई महीने में ही होगा, जैसा 2014 में हुआ था। इस वक्त हमारे साथ राजीव जेटली साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन फिर जुड़ गए हैं। राजीव जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि साहब बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो यहाँ राजनीति के जानकार जयशंकर गुप्ता जैसे वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि साहब एनडीए का ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों के पास पूरे अधिकार हैं अपनी तरीके से गुणा भाग कर
अपने एनालिसिस देने के भी, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी न करते हुए केवल इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप देखिए पीछे भी उपचुनाव हुए हैं, त्रिपुरा से पहले भी हुए हैं और उत्तर प्रदेश से पहले भी उपचुनाव हुए हैं। जो जरूरी नहीं है कि सभी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, लेकिन जब सामूहिक रूप से किसी राज्य के अंदर सरकार बनाने की बात आई तो आपने देखा त्रिपुरा जहां पे 1.5% वोट था, वहां से बढ़कर पूर्ण सरकार हमने बनाई, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमने सरकार बनाई। और आज ये खौफ नहीं है। आप अगर आप ये सोचें कि राजनीतिक पार्टियों में ये खौफ है, खौफ मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि 282 सीटें जीत करके आए थे आप लोकसभा में, उसमें से 7 सीटें आपकी कम हो गई हैं। तो आप जो दावा करते थे कि हम अपने बलबूते पे बहुमत में आए हैं, वो तो दावा खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अभी भी हम अपने बलबूते पे, मैं अपने बलबूते पे तो फिर भी मैं दोबारा से मेंशन करूंगा कि मैं अपने बलबूते पे कभी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि जनता, देश की जनता ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और सेवा के लिए सच्चाई और ईमानदारी से जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा चल रही है। वो सेवा माननीय प्रधानमंत्री अपने हर मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ जो वाहक के रूप में काम कर रहे हैं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन एक इशू सबसे बड़ा ये है जी, इशू सबसे बड़ा ये है। नहीं, वो आप बात कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा मामला जो सरकार का अंक गणित होता है उसी से चलता है। और हमने ये भी देखा है कि एक वोट से सरकारें गिरी भी हैं और बनी भी हैं, तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक, लेकिन मैं एक बात साथ में जोड़कर बोलना चाहता हूं कि अपनी बौखलाहट कभी आपने इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों में बिल्कुल विपरीत विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होते हुए नहीं देखा होगा। आप बार बार इस बात को कोट कर रहे हैं कि राज ठाकरे जी ने क्या कहा। राज ठाकरे जी किस बात की वकालत कर रहे हैं, आप थोड़ा उसके ऊपर गौर कीजिएगा। अब वो जिस बात की वकालत कर रहे हैं उस वकालत के अंदर कौन से गठबंधन आते हैं? उस वकालत के अंदर वो गठबंधन आते हैं जिनकी विचारधारा पूरी तरह से विपरीत है। और जब विपरीत विचारधारा के सभी लोग एकजुट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये खौफ तो है। तो अगर मोदी जी, लेकिन राजीव जेटली साहब, विपरीत विचारधारा के साथ तो कश्मीर में आपने भी सरकार बनाई है, वो भी एक कंट्राडिक्शन है। तो आप ये देखिए कि उनकी विचारधारा को हमने बदलने में पूरी भूमिका निभाई। महबूबा मुफ्ती जी भी ये बात कहती हुई नजर आई है। पहले कभी आपने उनकी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी होगी। अच्छा, तो आपने उनको बदल दिया, आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद बदल गई हैं। अच्छा, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि हाँ, जहाँ पर एक डिटैचमेंट देखने को मिलती थी वहाँ महबूबा मुफ्ती जी ने हमारी आर्मी, हमारी देश की नीति और हमारे देश की जो कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर विचारधारा है उसके ऊपर मोहर लगाई है। ठीक है, आप रहे राजीव जेटली साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में। जी मिन्नत रहमानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, चूंकि ऐसा लग रहा है जो हमारे राजीव जी बोल रहे थे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। जिस वॉशिंग मशीन में अगर कोई पार्टी चली जाए तो वो पार्टी सेकुलर हो जाएगी या उनके मिजाज की हो जाएगी, ठीक। या दूसरा, इनके पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें कोई व्यक्ति चला जाए और फिर वो अगर पाला बदल के उस तरफ जाए तो वो कितना भी अगर राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं होगा, वहां जो है पूरी तरीके से देशभक्त का प्रमाण पत्र उनको मिल जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है ये उसी का नतीजा है कि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनके नीचे जा रहे हैं। आप राजीव जी थोड़ा सा कम से कम ये भी तो उसमें साथ बता देते कि सरकार बनाने में जो आपने महारत हासिल की है उसमें कहीं ना कहीं आप, चाहे बिहार हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, हर जगह आपने लोकतंत्र की हत्या करके आपने सरकार बनाया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं भी रही वहां भी आपने लोकतंत्र की हत्या किया और सरकार बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। और ये वॉशिंग मशीन जो आपका है, थोड़ा ये वॉशिंग मशीन का मॉडल अब चलने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। अफजल अब्बास साहब, आप उनके सहयोगी हैं बीजेपी के, आपका क्या तजर्बा है कि बीजेपी का, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं, उसमें शामिल एनडीए में ओम प्रकाश राजभर का आज बयान आया है कि साहब हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा, रामविलास पासवान का बयान आया है, उपेंद्र कुशवाहा पहले से नाराज चल रहे हैं, जीतन राम मांझी छोड़ करके जा चुके हैं। ये सब कुछ सामान्य सी बातें हैं। जहां तक रामविलास पासवान जी की बात है, मैं बिल्कुल हो सकता है कि सरकार एनडीए के पार्टनर है, कुछ नाराजगी होगी, लेकिन मुझे समझ बात नहीं आती है कि जब सरकार बनाने की बात आती है, उसको जब मलाई खाने की बात आती है तो उस वक्त आप साथ में रहते हैं और एट द 11th आवर में आप ही कहते हैं। ये बात पहले क्यों नहीं कर रहे थे? नंबर एक। जहां तक कांग्रेस के मित्र, 11th आवर से आपकी क्या मुराद है कि क्या उनको कुछ मौसम वैज्ञानिक जो कहा जाता है? हम क्या, आप ही सीनियर जर्नलिस्ट बैठे उन्होंने कह दिया कि मौसम वैज्ञानिक।
दूसरी बात क्या मौसम बदल रहा है, आपको भी ये लग रहा है? दूसरी बात ये हम ये कह रहे हैं कि दूसरी बात ये कि आप कांग्रेस के साथी ने कहा कि वॉशिंग मशीन कांग्रेस में जो बीजेपी में जो आ गया वो साफ हो गया। आप ये बताइए संजय निरुपम क्या थे, कहां से आए थे? मैं उनसे पूछा था कांग्रेस कहां से आए थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है? शिवसेना के आदमी थे, बीजेपी जेडीयू कांग्रेस में आ गए तो पाक हो गए। ये इल्जाम मत लगाइए आप कि उनके में चले गए तो वाशिंग में धुल गए। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग कांग्रेस में आए जिनको आपने पवित्र कर दिया है जी। आप बताएं जवाब है गलत मैं बोल नहीं। देखिए हम कोई प्रमाण पत्र नहीं, प्रमाण नहीं, आपने कहा कि आपने कहा बीजेपी हमने कभी प्रमाण पत्र 2-2-4 आपके लिए तो 2-4 मेरे लिए भी होगा, ऐसा नहीं कि आप उनके लिए पैमाना लगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ सी बिल्कुल है कुछ नाराजगियां एनडीए में लोग की है, लेकिन उन सबके बावजूद आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है यूपीए में, इसलिए हर हालत में एनडीए की सरकार 2000 क्या क्षमता आपने अरे क्षमता क्या है उतना? अरे भाई साहब कर लीजिए कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार जी कह रहे थे ना, हम संघ मुक्त भारत का सपना देखते हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, क्यों नहीं वहां नहीं जाएंगे। क्या है मैं जवाब दे रहा हूं, क्या है? अरे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी ने आपसे आपके घर पे जाके आपके सुप्रीमो से मिली, कहा कि आप बड़ी पार्टी है, आप सबको एकजुट किए, क्या किया आपने? 3 साल पहले चिल्ला रहे थे वो, आपने क्या किया? आपने इसका मतलब आप मान रहे हैं कि ये दिखावा नहीं, पार्टी की वजह से वो क्षमता ही नहीं है या किसी विशेष के ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ जयशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जयशंकर जी को खामोशी के साथ जी। हम अफजल से ही बता रहे थे कि भाई वो कह रहे हैं कि यूपीए के पास कोई नेता नहीं है जिसको लेकर के आगे सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो सब लोग तो नीतीश जी की तरफ देख रहे थे उस समय, नीतीश जी यूपीए को लीड करेंगे, ऐसा मालूम हो रहा था कि या थर्ड फ्रंट जो भी बनेगा उसको लीड करेंगे। उम्मीद तो उधर लगाए बैठे थे, लेकिन उधर उन्होंने खिसक लिए, जो संघमुक्त भारत बना रहे थे तो उन्हीं के साथ बैठ गए। इसलिए वो दिखे जब जनता तय कर लेती है। 2004 में जब एनडीए का सुपड़ा साफ हुआ था, एनडीए की सरकार हार गई थी, उस समय कौन नेता था? कोई नेता था क्या सामने? 1977 चुनाव के बाद बाद में बना। 1977 में जब इमरजेंसी के खिलाफ जनादेश हुआ था, उसमें कहा तय था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन लीड करेगा। जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे, बाकी लोग बहुत सारे लोग जेल में ही बंद थे, लेकिन मोरारजी देसाई बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए देखिए जनता तय कर लेती है, जनता पर छोड़ दीजिए काम। जनता जो है अपना, अगर जनता उसका हिसाब लेगी, जिन वादों को आपने किया था, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था हम 15 लाख रुपए घर में भिजवा देंगे आपके, आपने कहा था किसानों को हम 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलाएंगे। आपने क्या किया? यूपी में आपने 13 रुपए भाईजान माफ कराया यार, 13 रुपए 36 पैसे माफ कराया किसानों का कर्जा। ये सब जले पर नमक है। बेरोजगार लड़के आज दिल्ली में धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो धांधली हो रही है परीक्षाओं में। 2 करोड़ की जगह जब रोजगार मांगना शुरू कर दिया तो आपने कह दिया जी पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचना रोजगार का सबसे बड़ा साधन हो गया, लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए भी सरकार ने क्या साधन मुहैया कराया? ये बता दें जेटली साहब। जी राजीव जेटली साहब से इसका जवाब ले लिया जाए। जी राजीव जेटली साहब क्या कहेंगे? आपने जो वायदे किए थे वो सब पूरे कर दिए 2014 वाले, या अभी कुछ बाकी रह गए? देखिए पहली बात यह है कि मुझे नहीं मालूम, अभी तक मैं फोन पे था, मुझे नहीं मालूम कि पैनल पे कौन कौन है, लेकिन मुझे ऐसा आभास जरूर हो रहा है कि मुझसे पहले जो बोल रहे थे वो कम से कम कांग्रेस की। रहमानी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अफजल अब्बास साहब हैं, आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता हैं। ये हमारा पैनल है आपके सामने जी। मुझे लगा जो अभी बोल रहे थे शायद वो कांग्रेस प्रवक्ता थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। तो मैं उनकी बात का ऐसे जवाब देना चाहता हूं कि आपने नारे जो हैं बहुत पहले से रट लिए थे, और नारे रटे हैं वो तो आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी थी, मात्र 1 घंटे के बाद स्टॉप वॉच शुरू हो गई थी। और स्टॉप वॉच ने क्या काम किया? स्टॉप वॉच ने दिखाया कि 1 घंटा हो गया है, वो अच्छे दिन कब आएंगे, फिर 2 घंटे हो गए हैं, वो अच्छे दिन कब आएंगे। बात ये नहीं है कि अच्छे दिन कब आएंगे, बात ये है कि आपने किया क्या। हम बार बार इस बात को आपके सामने रखते हैं, आंकड़ों के साथ रखते हैं। हम कहते हैं कि देखिए पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है इस देश के अंदर जिसने ये कहा है कि अगले मैनिफेस्टो के अंदर कम से कम बिजली का वायदा नहीं करेंगे, क्योंकि 70 सालों तक ये मैनिफेस्टो के अंदर एक कॉलम बना रहा बिजली का। हम इसी राज के अंदर आपको हर घर के अंदर बिजली दिखाएंगे। हम पहली ऐसी पार्टी हैं जिस पार्टी ने इस देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को
5 लाख रुपए की कल्पना भी नहीं की जाती। आप सोचिए यार, किसी ग्रामीण इलाके में जाइए, आदिवासी इलाके में जाइए, क्या 5 लाख रुपए अपनी पूरी जिंदगी में देखे होंगे उन्होंने? कभी उनकी बीमारी के ऊपर उनको लगता होगा 1 रुपया भी खर्च करने की उनकी हैसियत है? हम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। किसानों की बात कह रहे थे, हमने 14 लाख करोड़ का बजट किसानों के लिए केवल इसलिए रखा है क्योंकि आज तक किसानों के ऊपर जो राजनीति हुई है वो केवल एमएसपी की हुई है। किसानों को समृद्ध करने की राजनीति नहीं हुई। किसानों को समृद्ध कैसे किया जाए? आपने राजीव जी, आज आपने, मैं आता हूं आपके पास में, होते हैं, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं। केवल मिन्नत रहमानी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, उस ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। जी जेटली साहब, आपने जो अभी एक और जुमले आपने इसमें ऐड किया है कि हमने 5 लाख रुपए गांव की जनता तक भेज दिया। कम से कम टेलीविजन पे सर इस तरीके की बात नहीं कीजिए। आपका बजट में एलोकेशन नहीं है, ये सिर्फ घोषणाएं हुई है सर। सिर्फ घोषणा से गांव की जनता तक नहीं, दिल्ली की जनता को नहीं पहुंची जो सरकार के नाक के नीचे रह रही है। सर ऐसे गुमराह मत कीजिए पब्लिक को। सर आपका 5 रुपया भी नहीं पहुंचा है। कम से कम जब यूपीए की हुकूमत थी तो 30,000 रुपया हर एक व्यक्ति के खाते में पहुंच गया था। इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आकर के राजीव जेटली साहब से इस बात का हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम, और आज हम अपने प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा में बात कर रहे हैं कि क्या मोदी मुक्त भारत की जो बात एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने की है वो मुमकिन है? क्या मोदी सरकार का जवाल शुरू हो गया है? क्या अगले इंतखाबात में एनडीए को शिकस्त हो सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जयशंकर गुप्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के तर्जमान मिन्नत रहमानी साहब हैं, जेडीयू लीडर अफजल अब्बास और बीजेपी लीडर राजीव जेटली साहब हैं। राजीव जेटली साहब, ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता मिन्नत रहमानी ने कुछ बात कही थी, आप उसका जवाब देना चाहते थे। आप बताएं क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हम गरीबी से बहुत नफरत करते हैं और गरीबों से प्यार करते हैं, और कांग्रेस गरीबों से नफरत करती है और गरीबी से प्यार करती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इस देश में 70 सालों तक गरीबी से प्यार किया गया। हर राजनीतिक चुनाव, जो भी चुनाव आए, उसमें हर बार ये कहा गया गरीबी गरीबी गरीबी। हमने कहा पहली बार इस देश में, अभी तो बजट के प्रोविजन के ऊपर बात कह रहे थे, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि हमने अपने माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को पूरी तरह डिफाइन करा कि जितनी जरूरत इतनी नहीं जितनी हमने क्लेम की है, अगर इससे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो हम वो भी देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो आपको प्रश्न चिन्ह इस बात के ऊपर भी उठाने पड़ेंगे कि आपने 4 करोड़ गैस सिलेंडर इतने दूर दराज के गांव में आदिवासियों तक कैसे पहुंचा दिए। आपको प्रश्न चिन्ह इस बात के ऊपर भी उठाना पड़ेगा कि जो हम 70 सालों तक नहीं कर पाए वो आपने अपने 5 साल की सरकार में कैसे क्लेम कर लिया कि हम सबको देकर जाएंगे। आपने इस बात पे भी 70 साल में 10 साल आपके भी हैं, ये मत भूलिएगा। इस देश के अंदर 70 साल का जब आप कहते हैं ना, तो उसमें 10 साल आपकी भी सरकार रही है, और ये मैं सिर्फ वाजपेयी सरकार और ये मौजूदा सरकार की बात कर रहा हूँ। जो जनता पार्टी में आप शामिल थे उसको नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो जब आप 70 साल की बात करते हैं तो इसका ख्याल रखा कीजिए कि उसमें तो मैं तो आपसे केवल इतना ही जी कहें। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वाजपेयी साहब की सरकार रही है। नहीं मानते। आज आप गाड़ी उठाते हैं और देश के किसी भी भाग में अपनी कार पर चले जाते हैं। इससे पहले नहीं मुमकिन हुआ करता था ये भी वाजपेयी साहब का इनिशिएटिव था जो देश को जोड़ा उन्होंने सड़कों के द्वारा, और वही सड़कों का जो विस्तार था, मैं एक मिनट वही बात पूरी करने दीजिए, वही सड़कों का जो विस्तार था उसकी गति थमी थी। कितनी थमी थी? 2 किलोमीटर पर डे पर आई थी। हम 30 किलोमीटर पर डे पर लेकर आए। ये रेल के ट्रैक जो बना करते थे, क्यों नहीं इसकी स्पीड बढ़ती थी? 1500 किलोमीटर के हिसाब से रहते थे, हम उसको 2300 किलोमीटर पे लेके आए। क्यों नहीं रेल को इलेक्ट्रीफाई कर पाते थे? आज देखिए रेल की इलेक्ट्रिफिकेशन का रेट क्या है, क्यों नहीं उसमें फाइबर। अच्छा, मैं आपसे एक जेटली साहब सवाल करना चाहता हूं। आज क्या है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जेटली साहब। जेटली साहब, अभी 3 दिन नहीं हुए, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में करीब 50,000 किसान इकट्ठा हुए। मुंबई में आपकी सरकार को उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि सरकार उनकी मांग माने। मुख्यमंत्री ने आकर के उनकी बात को कबूल करना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि वो जो लोग नासिक से लेकर के मुंबई तक
चल करके आए थे 4-5 दिन पैदल, उनको अगर कोई तकलीफ नहीं थी तो वो ऐसे ही आ गए थे, और क्या उनकी कोई समस्या नहीं थी? और क्या पूरे देश में आप दिल पे हाथ रख करके ये बात कह सकते हैं कि सब कुछ राम राज आ गया, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई आदमी परेशान नहीं है, सबको रोजगार मिल गया, सब संतुष्ट हैं? क्या कह सकते हैं इस बात को? नहीं, मैं अगर ये बात कहूंगा तो कांग्रेस की तरह झूठ बोलूंगा। मैं ये बात नहीं कहूंगा। हाँ। क्योंकि हमने कहा कि हमने बदलाव शुरू करा है। अच्छा, कितना हुआ है वो बता दीजिए ना। चुका है या 4 साल पहले ये देश जो था, हाँ, मैं यही तो चर्चा कर रहे थे हम। मैं यही तो कह रहा था, ये वो देश है जहां पे 6% के हिसाब से बिजली बना करी थी, 8.5% पे हम लेके आए। आपने कल्पना नहीं करी होगी, 4 साल पहले बहुत सारे ऐसे राज्य थे, मैं हरियाणा की बात कोट कर देता हूं, उत्तर प्रदेश की बात कोट कर देता हूं, यहां पे लोगों ने बिजली नहीं देखी थी। शहरों में 18 20 घंटे के कट लगा करते थे। आप फोन करके किसी से पूछिए क्या बिजली जाती है अब आपकी? नहीं जाती है वहां पर। मुद्दा ये है कि वो बदलाव पहले क्यों नहीं हो पा रहे थे। चलिए ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप संतुष्ट हैं राजीव जेटली साहब, तो फिर तो आपकी अगली सरकार बन जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए रहे या ना रहे, आपने इतने अच्छे काम किए हैं तो आपको जन समर्थन मिलेगा ही, इसमें फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। जी मैं दूंगा आपको, बस परेशान ना हो। मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ जी। हाँ, मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने कहा कि आपकी सरकार तो बन जाएगी। अगर ये डर और ये खौफ ना होता तो आपने देखा इतनी एकजुटता कहां देखने को मिलती जी। ये जो महागठबंधन, डर और खौफ तो हमें एनडीए में देखने को मिल रहा है। उपचुनाव के बाद से राष्ट्रीय पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है आपके सहयोगियों की तरफ से लोकसभा में, ये हमने 4 साल बाद पहली बार देखा है। और इस तरह की बात तो जाहिर है कि अगर आप उससे चिंतित नहीं है, परेशान नहीं है, तो आपको मुबारक। जी अब मिन्नत रहमानी साहब कुछ कहना चाहते हैं। चूंकि राजीव जी ने कहा कि हम वो गरीबों की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली वो बात तो सही कर रहे हैं, वो गरीबों की कर रहे हैं बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गरीबी का जो पैमाना है, उस पैमाने में जो लिस्ट में सबसे पहला व्यक्ति का नाम आता है वो है नीरव मोदी, वो है आपको क्या कहते हैं विजय माल्या जी, वो है आपको अंबानी जी, वो है अडानी जी। दरअसल वो उस गरीब, उन जैसे गरीब की बात करते हैं। निश्चित तौर पर आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, काम तो ऐसा कर रहे हैं कि चौकीदारी भी इस कदर है कि वो एकदम आराम से सेफ जगह तक उनको पहुंचाते हैं। मैं इस बात की आपके साथ समर्थन करता हूं आपकी कि आप ऐसे गरीब लोगों की मदद जरूर कर रहे हैं। आपने रही बात कि आपने एकमात्र काम गिनाया इस पूरे 4 साल के दौरान में, जो है आपने काम गिनाया कि गैस के सिलेंडर। राजीव जेटली जी जरा ये पता कर लीजिए कि पहली बात तो आपके 4 करोड़ सिलेंडर नहीं पहुंचे, और जो अगर 1-8 लाख हम मान भी लें या आप ही के डाटा को हम मान लें, आप ये दिल पे रख करके दिल्ली के स्टूडियो से थोड़ा निकल करके बाहर सुदूर गांव में पूछ लीजिए, आपके गैस के सिलेंडर अगर पहुंच भी गए हैं वहां गैसें नहीं मिल रही है। सच्चाई है, सिर्फ सिलेंडर से काम नहीं होगा, उसमें गैस भी भरना पड़ेगा। ये सच्चाई है। चरण में है जयशंकर जी, आपकी आखिरी टिप्पणी कि आप क्या भविष्य देखते हैं मोदी सरकार का, एनडीए का, और आने वाले दिनों में भारत की राजनीति किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ध्रुवीकरण तो बहुत साफ होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने एनडीए को एकजुट रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, एक पारदर्शिता लानी पड़ेगी। जैसा हर एक कोई कहता है कि एनडीए आज तक जो है एनडीए नाम का कोई संगठन नहीं बना है, उसका संयोजक कोई और नहीं है, उसमें जो भी फैसले होते हैं किसी एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं। एनडीए के घटक दलों को कभी कुछ पता भी नहीं लगता है। राजनीतिक नियुक्तियां हो, राजनीतिक फैसले हो, कहीं किसी बात पे कहीं किसी को। नरेश गुजराल ने कहा भी है, नरेश गुजराल ने भी कहा, और भी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। फिर आपने राज्यसभा का टिकट दिया, हमसे पूछा भी नहीं, हमसे बात भी नहीं किया, हमसे आप अभी तक वोट भी नहीं मांग रहे हैं। अब जब लग रहा है कि आप हार जाएंगे तो हमारी मिन्नत कर रहे हैं। तो खैर इस तरह की बातें लगातार होती रही हैं, पहले भी होती थी। देखिए, ये इस मामले यूपीए का भी रिकॉर्ड लगभग वैसा ही रहा है। यूपीए बन जाता है, एनडीए बन जाता है, लेकिन चलती है मनमर्जी। वो जो सरकार में होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वही उसी की चलती है। तो एक तो आपको एकजुट रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी बनानी होगी, और कोई न कोई कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, और कुछ नए लोगों को साथ मिलाना। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए क्या हो रही है, आंध्र प्रदेश में इनके दोनों हाथ में लड्डू नजर आ रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला रहे थे, इधर चंद्रबाबू नायडू साथ में ही थे। अब संजोग ऐसा बन गया कि दोनों उनके खिलाफ हो गए, दोनों उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो अब तीसरे की खोज तो करनी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। टीआरएस जो है तेलंगाना में, जो कल तक मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ घूम रहा था, आज वो ममता बनर्जी से मिलकर के कहा कि हमको थर्ड पॉइंट बनाएंगे। इस तरह तमाम जो है इनके घटक दल जो हैं, इनके साथी जो सहयोगी रहे हैं,
वो सब लोग अलग अलग छिटकते जा रहे हैं। तो इनको कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा। और जो वायदे करके आए थे, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, उन वायदों पर कहीं न कहीं तो अमल करना पड़ेगा। राजीव जी बहुत सही आप बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस वश नहीं हूँ, मेरा कोई कांग्रेस और किसी से लेना देना नहीं है, मैं एक पत्रकार हूँ। 26,500 नौजवान पिछले 1-2 सालों में आत्महत्या कर चुके हैं। ये हंसराज अहीर जी का बयान है 2 दिन पहले लोकसभा में, आप इसको याद रखिएगा। आपने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने पकौड़े की बात करके रख दिया। कितने पकौड़ा बनाने वालों के लिए अपने साधन मुहैया कराया? आपने कितने लोगों को कहा कि हाँ भाई ये पैसा लो, ये ठेला लगाओ और पकौड़ा बेचो? आपने जले पर नमक छिड़का भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजीव जेटली साहब आपका, मिन्नत रहमानी साहब, अफजल अब्बास साहब आप जुड़े। अभी एक बड़ा सवालिया निशान एनडीए सरकार पर और मोदी हुकूमत पर लगा हुआ है। आने वाले दिनों में इसका फैसला होना है, खास करके कर्नाटका के इलेक्शन के बाद बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि हिंदुस्तान की सियासत किस जानिब जाती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।